हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और हमने लास्ट टाइम देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, जिसमें मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था। नाउ मैंने बोला था लास्ट में कि मैं आगे सेकेंडरी और प्राइमरी स्ट्रक्चर्स करवाऊंगी। तो आज हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर में फर्स्ट करेंगे फोल्ड। तो फोल्ड करने से पहले जो उसके बेसिक टर्म्स है वो हमें क्लियर होने चाहिए, वरना हमें ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो पहले हम बेसिक टर्म्स है वो क्लियर करते हैं। सो फर्स्ट इज अ स्ट्राइक एंड डीप। Strike refer to the direction in which a geological structure present. Strike define as the direction of the trace of the intersection between the bedding plane. इसमें क्या बताता है? स्ट्राइक हमको क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो कौन सी डायरेक्शन में डिफॉर्म हो रहा है वो हमें स्ट्राइक से पता चलता है। And deep means slope or inclination. The deep is the direction along which inclination of the bedding plane occur. Inclination जिस जगह पे होता है रॉक के स्ट्रक्चर पे, उसको हम डीप कहते हैं। जैसे मैंने इधर डायग्राम बना के रखा है, आप देख सकते हो। ये रॉक की सरफेस है और ये ऊपर जो रॉक की डायरेक्शन, रॉक स्ट्रक्चर की डायरेक्शन दिखा रही है वो स्ट्राइक है। और नीचे की तरफ हमें इंक्लिनेशन दिख रहा है वो है डीप डायरेक्शन। ये देखिए, इसमें भी मैंने अच्छे से डायग्राम बना के दिखा रखा है। जो ऊपर की तरफ है वो स्ट्राइक है, वो हमें क्या बताती है? रॉक की डायरेक्शन। रॉक की डायरेक्शन नहीं, रॉक के स्ट्रक्चर की डायरेक्शन, कि रॉक का जो स्ट्रक्चर है वो कौन सी डायरेक्शन में फॉर्म हो रहा है। और ये जो सेकेंड है वो है डीप डायरेक्शन। डीप डायरेक्शन क्या है? इंक्लिनेशन है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो अब हम जानते हैं फोल्ड। फोल्ड्स आर द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर फाउंड इन रॉक। ये हम सबको पता है। अ फोल्ड रिप्रेजेंट बाय कर्व सरफेस और अ स्टैक ऑफ कर्व सरफेस। जब कभी रॉक के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं हम, तो क्या होता है? वो कर्व हो जाता है। तो इसी वजह से हम उसे फोल्ड कहते हैं। तो इसी कर्व सरफेस को हम क्या कहते हैं? फोल्ड कहते हैं। कर्वेचर इंक्रीजिंग बाय डिफॉर्मेशन। तो फिर सीधी सी बात है, जब हम रॉक को टेम्परेचर प्रेशर अप्लाई करेंगे रॉक के ऊपर, तो वो कर्व होगा और कर्वेचर है वो इंक्रीज होगा बिकॉज ऑफ डिफॉर्मेशन। Definition of fold: when a set of layers are subjected to compressive force. When a layer subjected to what? Compressive force, and they bend either upward or downward. So जब भी किसी रॉक के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो रॉक की लेयर है वो कैसी होती है? या तो अपवर्ड डायरेक्शन में डिफॉर्म होगी या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में बेंड होगी। तो वो अपवर्ड या डाउनवर्ड कोई भी डायरेक्शन में बेंड हो सकती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? फोल्ड। दिस बैंड सीन इन अ रॉक आर कॉल्ड फोल्ड। तो जब भी ऐसी कोई बैंड्स हमको दिखती है रॉक की सरफेस के ऊपर और वो कर्व है, तो हम उसे फोल्ड कहेंगे। द फोल्ड आर अपवर्ड और डाउनवर्ड आर टोटली डिपेंड्स अपॉन द फोर्स डायरेक्शन। ऑफ कोर्स, अगर हम ऊपर से फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो कैसा होगा? अपवर्ड। अगर हम नीचे से डाउनवर्ड से फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो कैसा होगा? डाउनवर्ड। Because of the force deformation are occur and it's depend on the generation of fold. तो जनरेशन ऑफ फोल्ड के ऊपर भी डिफॉर्मेशन डिपेंड्स करता है। अब ये है फोल्ड सेट ऑफ अंडुलेशन। तो अंडुलेशन क्या है? फोल्ड डिपेंड्स ऑन द डिफॉर्मेशन लाइक ब्रिटल, प्लास्टिक और इलास्टिक। ये डिफॉर्मेशन के टाइप है, ब्रिटल, प्लास्टिक एंड इलास्टिक, जिसमें से इलास्टिक मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था। तो जैसे ही फोल्ड डिफॉर्म होता है तो उसमें डिफॉर्मेशन किस टाइप का होगा? तो फर्स्ट इज अ ब्रिटल। व्हेन फोर्स अप्लाई ऑन अ रॉक बॉडी देन क्रैकिंग ऑफ रॉक बॉडी टेक प्लेस। दिस काइंड ऑफ डिफॉर्मेशन नोन एज अ ब्रिटल। जब हम रॉक के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं और वो कर्व होने की जगह पे थोड़ा टूट जाता है और फिर कर्व होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ब्रिटल डिफॉर्मेशन।
When a force applied on a rock body shape is changed, by releasing the force the shape is not changed or maintained, cannot move on their original shape known as a plastic. तो जब हम रॉक के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो कर्व होता है, वो फोल्ड बनता है, मगर जब हम फोर्स रिलीज करते हैं तो वो अपने ओरिजिनल शेप में मूव नहीं होता, वो है ना फोल्ड के शेप में ही रहता है। तो उसका ओरिजिनल शेप चेंज होता है, उसके बाद वो अपने ओरिजिनल शेप में जा नहीं सकता, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। फोल्ड आर रिजल्ट बाय प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। वी नो दैट जब कभी भी फोल्ड बन जाता है तो वो फिर से रॉक तो बनेगा नहीं, उसके ओरिजिनल शेप में तो जाएगा नहीं। इसी वजह से जो फोल्ड्स है वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन से फॉर्म होते हैं। और इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या है, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जब हम रॉक के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, व्हेन वी अप्लाई द फोर्स ऑन अ रॉक बॉडी एंड the shape of the rock will be changed. When we release the force, the shape of the rock body will move on their original shape. This is called elastic deformation. इसका मतलब क्या हुआ, जब हम रॉक के बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे उसका शेप विल बी चेंज, बट जब हम फोर्स रिलीज करते हैं तो उसका शेप फिर से उसके ओरिजिनल शेप में चला जाता है, तो उसे हम इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहेंगे। याद रखिएगा प्लास्टिक में ऐसा कुछ नहीं होता है, वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस नहीं जा सकता, इसीलिए हम उसे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं। और इसी वजह से जो फोल्ड्स है वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन से फॉर्म होते हैं। When we stretch the material by applying force and the shape, ये मैंने बताया वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन की डेफिनेशन है। एलिमेंट्स ऑफ फोल्ड्स, अब हमने जो बेसिक चीज़ें थी कि फोल्ड्स कैसे डिफॉर्म होता है और स्ट्राइक ग्रिप क्या है वो तो देखा, मगर और भी कुछ बेसिक टर्म्स है कि उसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, कौन से पार्ट्स होते हैं। जब हमें पार्ट्स से पता नहीं होगा, जैसे कि हमारी बॉडी, अगर हमारी बॉडी के हमें पार्ट्स पता नहीं है तो फिर हम उसकी स्टडी नहीं कर सकते, वैसे ही हमें रॉक्स के भी जो फोल्ड होते हैं उनके पार्ट्स पता होने चाहिए, तो इसी वजह से हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ फोल्ड। अ नंबर ऑफ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द मॉर्फोलॉजिकल और शेप ऑफ द फोल्ड। सम ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट कॉमन टर्म्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ फोल्ड आर गिवन बिलो। तो कुछ बेसिक टर्म्स हम यहाँ दिए हुए हैं। फर्स्ट इज अ लिम्स। सो लिम्स सुन के कुछ ख्याल तो आता है कि मन में कि वो किस तरफ होगा, तो देखिए, limbs are the sides of the fold. An individual fold will have a minimum 2 limbs, but when fold occur in a group, they have a more than 2 limbs, and middle limbs will be common for 2 folds in a group. क्या बोला है, लिम्स कौन क्या है, साइड्स ऑफ द फोल्ड। देखिए आप इधर डायग्राम में देख सकते हैं, इधर राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों क्या है, लिम्स है, और जो ऊपर है वो क्या है, आउटक्रॉप सरफेस है, उसे हम क्या कहेंगे, एक्स्ट्राटोस, और जो डाउनवर्ड सरफेस है उसे हम कहेंगे इंट्राटोस। ओके, और जो सेंटर में है वो है इनर सरफेस। सो लिम्स कैसे हो सकते हैं, मिनिमम 2 हो सकते हैं एक फोल्ड में, मगर जब फोल्ड्स ग्रुप में फॉर्म होते हैं तो वो क्या होंगे, ऐसा नहीं कि ज़्यादा लिम्स होंगे, हाँ 2 से ज़्यादा होंगे, मगर जो मिडल लिम होगा विल बी कॉमन फॉर 2 फोल्ड इन अ ग्रुप। सेकेंड वॉज अ हिंज। सेकेंड एलिमेंट्स कौन सा है, हिंज। एक्शियल सरफेस एंड एक्शियल प्लेन। तो हमें थर्ड एलिमेंट 3 एलिमेंट देखने हैं सेकेंड वाले में, हिंज, एक्शियल सरफेस एंड एक्शियल प्लेन। तो फर्स्ट हम देखेंगे हिंज। अ पॉइंट वेयर वी फाउंड मैक्सिमम कर्वेचर एंड वन लिम एंड्स ऑन दैट पॉइंट एंड अनदर स्टार्ट, दिस पॉइंट कॉल्ड हिंज। अब क्या बोला है, अ पॉइंट वेयर वी फाउंड मैक्सिमम कर्वेचर, जिस पॉइंट पे हमें मैक्सिमम कर्वेचर दिखेगा और एक लिम वहाँ पे एंड हो रहा है और जो दूसरा लिम है वो वहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उस पॉइंट को हिंज पॉइंट कहेंगे। क्या होता है, वहाँ पे मैक्सिमम कर्वेचर होता है, वहाँ पे एक लिम का क्या होता है, एंड होता है, और दूसरे लिम का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। When fold occur in a sequence and all hinge point join together and mark a line called the hinge line, तो जितने भी रॉक्स के फोल्ड्स है वो अगर लाइन में डिफॉर्म हो गए एक सीक्वेंस में, तो उन सब की जो पॉइंट्स होंगे हिंज पॉइंट, उसको हम जब ज्वाइन कर देंगे तो एक लाइन बनेगी, जिस लाइन को हम क्या कहेंगे, हिंज लाइन कहेंगे।
When the hinge is the traced throughout the depth of the fold sequence, a surface called axial surface. अब axial surface क्या है? When the hinge line is traced throughout the depth of the fold sequence. तो उसे हम क्या कहेंगे? axial surface, which may be planar और नॉन प्लेनर. अब एक्शियल सरफेस या तो प्लेनर हो सकती है या तो नॉन प्लेनर हो सकती है. देखिए आपको इधर डायग्राम में दिख रहा है, ये देखिए ये हिंज है. राइट साइड सॉरी लेफ्ट साइड वाला हिंज लिम्स स्टार्ट होता है और हिंज पॉइंट पे आके ख़त्म होता है, और उसी पॉइंट से फिर राइट साइड वाला लिम स्टार्ट होता है, और फिर वो जो पॉइंट होता है उधर मैक्सिमम क्या है? कर्वेचर है. हिंज पॉइंट के राइट से जो लाइन है उसे हम क्या कहेंगे? हिंज लाइन. या देखिए राइट साइड पे एक्शियल सरफेस है. अब एक्शियल प्लेन क्या है? एक्शियल प्लेन इज एन इमेजिनरी प्लेन दैट pass throughout all the maximum points of curvature in a folded sequence. तो फोल्डेड सीक्वेंस में जितने भी मैक्सिमम कर्वेचर पॉइंट है उधर से एक लाइन ड्रॉ होती है जिसे हम एक्शियल प्लेन कहते हैं. देखिए सेंटर, एकदम सेंटर की जो लाइन है इमेजिनरी लाइन, उसे हम कहेंगे एक्शियल प्लेन. इस में भी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन इन नेचर. तो वो वर्टिकल हो सकती है या हॉरिजॉन्टल हो सकती है या फिर इंक्लाइन. द फोल्ड कॉल्ड प्लेनर फोल्ड इफ द एक्शियल सरफेस इज प्लेनर, अदरवाइज नॉन प्लेनर. तो हम फोल्ड्स को प्लेनर फोल्ड कब कहेंगे? जब एक्शियल सरफेस कैसी होगी? प्लेनर होगी. और जब एक्शियल सरफेस नॉन प्लेनर होगी तो उसे हम नॉन प्लेनर फोल्ड कहेंगे. एक्शियल ऑफ एक्सिस ऑफ फोल्ड. अब एक्सिस ऑफ फोल्ड देखेंगे हम. थर्ड एलिमेंट, अ लाइन ड्रॉ पैरेलल टू हिंज लाइन ऑफ अ फोल्ड. जो लाइन हिंज लाइन को पैरेलल है उसे हम एक्सिस ऑफ फोल्ड कहेंगे. द एक्सिस ऑफ फोल्ड में बी हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइंड और वर्टिकल. एंड जो नेक्स्ट है वो है इन्फ्लेक्शन पॉइंट एंड इन्फ्लेक्शन लाइन. इन सीक्वेंस ऑफ द फोल्ड where the curvature is change, that point called inflection point. तो हम जैसे ही रॉक के सीक्वेंस में चलते हैं तो जिस पॉइंट पे कर्वेचर विल बी चेंज, कर्वेचर चेंज होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहेंगे. द लाइन जॉइन द ऑल इन्फ्लेक्शन पॉइंट, द लाइन जॉइंड द ऑल इन्फ्लेक्शन पॉइंट टुगेदर कॉल्ड इन्फ्लेक्शन लाइन. और जैसे कि कोई सीक्वेंस है फोल्ड का, वन फोल्ड पे हमें वन इन्फ्लेक्शन पॉइंट मिल रहा है, सेकंड पे सेकंड, थर्ड पे थर्ड, फोर्थ पे फोर्थ, ऐसे ऐसे जो पॉइंट मिल रहा है उसे हमें ज्वाइन कर देना है, और उस इन्फ्लेक्शन पॉइंट को ज्वाइन करके हमें मिलेगा इन्फ्लेक्शन लाइन. देखिए ये जो कर्वेचर चेंज हो रहा है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ये पूरी सीक्वेंस दिखाई गई है. इधर इन्फ्लेक्शन पॉइंट दिख रहा है आपको, और फिर वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट को ज्वाइन करके एक इमेजिनरी लाइन हमने बना दी है, डॉटेड लाइन, जिसे हम इन्फ्लेक्शन लाइन कहेंगे. दिस इज जनरेटेड एक्सिस ऑफ फोल्ड और फोल्ड एक्सिस. अब जो इन्फ्लेक्शन लाइन और इन्फ्लेक्शन पॉइंट है उसकी वजह से क्या जनरेट होता है? एक्सिस ऑफ फोल्ड और फोल्ड एक्सिस. देखिए फर्स्ट इज अ एक्सिस हॉरिजॉन्टल. टू फोल्ड है, उसकी एक एक्सिस है, तो वो एक्सिस कैसी है? हॉरिजॉन्टल. वन फोल्ड, उसकी एक्सिस कैसी है? वर्टिकल. थर्ड वाज अ एक्सिस इंक्लाइनेशन, उसकी एक्सिस कैसी है? इंक्लाइन है. और इधर एक प्लंज एंगल बताया है, वो भी हम पढ़ेंगे. नेक्स्ट वाज अ क्रेस्ट एंड थ्रो. द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ फोल्ड कॉल्ड क्रेस्ट एंड द लोएस्ट पॉइंट ऑफ फोल्ड कॉल्ड थ्रो, सॉरी टंक. द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ फोल्ड कॉल्ड क्रेस्ट एंड द लोएस्ट पॉइंट ऑफ फोल्ड कॉल्ड ट्रंक. ये हमने देखा है. ये देखिए ये सबसे इजी है, जो सबसे हाईएस्ट है ऊपर की तरफ उसे हम क्रेस्ट कहेंगे, और जो नीचे की तरफ सबसे लोवेस्ट है उसे हम क्या कहेंगे? ट्रंक. द लाइन जॉइनिंग क्रेस्ट पॉइंट टुगेदर कॉल्ड क्रेस्ट लाइन. अब जहाँ जहाँ पे क्रेस्ट पॉइंट है उसे ज्वाइन कर देंगे तो क्या मिलेगा? क्रेस्ट लाइन. जहाँ जहाँ पे ट्रंक पॉइंट है उसे ज्वाइन कर देंगे तो क्या मिलेगा? ट्रंक लाइन. इट्स सिंपल. नेक्स्ट, ये जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है ये आप इमेज एक बार देखिए. टॉप सरफेस है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट एंड द लाइन कॉल्ड मीडियन लाइन. अब जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट और इन्फ्लेक्शन पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन बनाते हैं उसे हम कहेंगे मीडियन लाइन और मीडियन सरफेस. इट्स ऑल्सो कॉल्ड इन्फ्लेक्शन पॉइंट.
एनवलपिंग सरफेस टॉप एंड बॉटम, नीचे जो सरफेस है वो कैसी है, एनवलपिंग सरफेस। अब डीप आइसोगोन, इट्स अ इम्पॉर्टेंट डीप आइसोगोन, join the point and equal inflection point as either sides of fold surface not perpendicular to axial plane। क्या बोला है यहाँ पे, joins the point and equal inflection, जितने जितने पॉइंट्स है जो इक्वल इन्फ्लेक्शन पे आ रहे हैं either side of the fold surface, either sides of the fold surface and it's not perpendicular to axial plane, तो उसे हम क्या कहेंगे, डीप आइसोगोन। The joining the two point of tangency is the deep isogon। देखिए the joining of the two point दिख रहा है आपको, deep isogon। Deep isogon parallel to each other, they are a converge which parallel to axial plane, it's a parallel to each other and parallel to axial plane। यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बनता है जिसे हम ऑर्थोगोनल थिकनेस कहते हैं, विच नॉट पैरेलल टू द एक्सियल प्लेन। अब हमें एक कन्फ्यूजन होता है कि डीप आइसोगोन और ऑर्थोगोनल थिकनेस को हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। तो जो डीप आइसोगोन होता है इट्स अ पैरेलल टू ईच अदर एंड इट्स अ पैरेलल टू फोल्ड एक्सिस, ओके, बट द ऑर्थोगोनल थिकनेस विच इज़ नॉट पैरेलल टू एक्सियल प्लेन, तो वो एक्सियल प्लेन को पैरेलल नहीं होता है, मगर डीप आइसोगोन वो फोल्ड एक्सिस या फिर एक्सियल प्लेन दोनों को पैरेलल होता है। मेजर थिकनेस इज परपेंडिकुलर टू द एक्सियल प्लेन कॉल्ड ऑर्थोगोनल थिकनेस। तो और फिर ये भी दूसरी भी डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कि जो मेजर थिकनेस है वो परपेंडिकुलर होती है एक्सियल प्लेन को, उसे हम ऑर्थोगोनल थिकनेस कहते हैं। वो पैरेलल नहीं होती, देखिए कंफ्यूज मत होइए, ऑर्थोगोनल इज नॉट पैरेलल टू एक्सियल प्लेन बट इट इज़ अ परपेंडिकुलर टू द एक्सियल प्लेन, ओके। और डीप आइसोगोन क्या था, इट्स पैरेलल टू द एक्सियल प्लेन। अब इंटरलिम एंगल देखते हैं, द एंगल विच आइदर साइड ऑफ फोल्ड कॉल्ड इंटरलिम एंगल, जो हमें आइदर साइड्स ऑफ फोल्ड दिखता है जो एंगल, उसे हम क्या कहेंगे, इंटरलिम एंगल। इट्स मे बी ओपन, क्लोज, टाइड एक्सेट्रा। फोल्ड क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑन इंटरलिम एंगल ऑफ टू फोल्ड। जब किसी टू फोल्ड का हमें इंटरलिम एंगल दिखता है तो उसके हिसाब से हम फोल्ड का क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ये देखिए, ये फोल्ड है, उसके ऊपर टू साइड्स, टू लिम्स है वो ज्वाइन हो रहे हैं और एक एंगल बन रहा है। तो जब टू लिम्स की टू साइड्स जॉइंट करके एक एंगल बनता है तो उसे हम क्या कहेंगे, इंटरलिम एंगल। क्लासिफिकेशन ऑफ फोल्ड, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ फोल्ड ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसकी वजह से। क्लासिफिकेशन फोल्ड भी बहुत इजी है और ये फोल्ड का चैप्टर भी बहुत इजी है। आप बस मेरे साथ बने रहिए, मेरे वीडियो को लाइक कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, जिससे आपको आने वाली वीडियो की तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।